हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 12 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेनली दो टॉपिक, जिसके अंदर OMC EAN ये शॉर्ट फॉर्म है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसी के अंदर हमारे सिलेबस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो मेटल कार्बोनिल्स हैं, है ना। तो हम इसमें बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स भी ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स भी देख लेंगे, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? MCON ऐसे करके मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं वो इसको लिखते हैं। फिर आएंगे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो ऐसा है जैसे आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा, वैसे डायरेक्ट सवाल आता है कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। चलिए भी तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहां पे आते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, देखो जरा। जब हमारे पास कोई जो कार्बन है और कार्बन और मेटल का कोई डायरेक्ट बॉन्ड हो, अगर, है ना, मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम, मेटल हो कार्बन हो डायरेक्ट बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब ये मेटल और कार्बन का बॉन्ड अगर है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कहलाएगा। अब ये बॉन्ड कैसा कैसा हो सकता है? मेटल कार्बन का बॉन्ड कैसा कैसा हो सकता है? मेटल कार्बन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। मेटल कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्डेड हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्डेड। और ये क्या हो सकते हैं? पाई बॉन्डेड हो सकते हैं, पाई बॉन्डेड। और लास्ट में ये क्या हो सकते हैं? सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड, दोनों हो सकते हैं। देखते जाना, चीजें खुलेगी धीरे धीरे, कहीं से कनेक्ट करूंगा मैं इस चीज को, देखते जाना। सर हमको इसमें से सवाल कैसा पूछा जाएगा, मैं बता देता हूं। आपको इसमें से सवाल पूछा जाएगा सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। मेटल कार्बन के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है, ये मेटल कार्बन का मतलब हो गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया मेटल कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। और यहाँ का मतलब हो गया मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, वो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिग्मा भी है और पाई भी है। यानी सिग्मा और पाई का मतलब क्या हो गया? हमने कुछ इस तरह के लिगेंड्स पढ़े थे क्या, जरा बताओ। हमने कुछ इस तरह के लिगेंड्स पढ़े थे क्या कि ये तो आपका इस तरह का ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि ये तो पाई था ये सिग्मा था? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स याद करो, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स याद करो, उसमें सिग्मा बॉन्ड भी था और पाई बॉन्ड भी था, वो उस कैटेगरी में जाएगा, वो उस कैटेगरी में जाएगा। लेकिन क्या सारे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स ऐसे ही होते हैं जिनमें कार्बन होता है? और हमने जितने एग्जाम्पल देखेंगे ऑलमोस्ट वो जिनमें कार्बन था, ऑलमोस्ट वही थे जिनमें कार्बन था। तो ये कैटेगरी बेसिकली नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। याद करो, पहला लेक्चर मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में बताया था क्लासिकल लिगेंड्स और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। क्लासिकल लिगेंड्स वो जो सिर्फ लिगेंड मेटल को डोनेट करता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स मतलब नए जमाने के, वो डोनेट करता है लेकिन मेटल से बदले में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लेता है, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी लेता है। इसी वजह से उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड बोलते थे, याद है? पाई एसिड लिगेंड्स इस तरफ आएंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हमारे पास मेनली यहां पे क्या आता है? मेटल कार्बोनिल्स। क्या आते हैं हमारे पास? मेटल कार्बोनिल्स। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल कौन से होते हैं? मेटल कार्बोनिल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिखते हैं? FeCO5 लिख दिया, है ना, NiCO4 लिख दिया। ये सब मेटल कार्बोनिल है बेटा, है ना, मेटल कार्बोनिल। ये सब मेटल कार्बोनिल है और ये सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड रहता है इनके अंदर। कौन सा रहता है बेटा? सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड रहता है। हालांकि इनको वीबीटी ने भी समझा दिया, वीबीटी ने भी समझा दिया, बट ठीक है, उनके अंदर दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई कैरेक्टर पाई बॉन्ड भी होता है। और वीबीटी ने तो इसकी ज्योमेट्री बताई है, और ज्योमेट्री में तो हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे को इनकी ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योमेट्री जब पढ़ी तो हमको इस पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ी बेटा। लेकिन मैं बता देता हूं कि इनके सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्या होते हैं, हम सेपरेटली मेटल कार्बोनिल्स को ही पढ़ेंगे, बिकॉज वही हमारे सिलेबस में है। लेकिन उससे पहले इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।
एनसीईआरटी में एक दो दिए हुए हैं, मैं आपको थोड़े ज्यादा करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में प्योरली सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे सबसे पहले आपने नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, RMgX, है ना, नाम सुना है बेटा, RMgX। अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें, तो पहला कौन सा है, RMgX, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और क्या हो सकता है, R2ZN। R2ZN को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक में आएगा आपके फ्रैंकलिन रिएजेंट। देखो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद चीजें थोड़ी और कॉमन हो जाएंगी, थोड़ी चीजें और आसान हो जाएंगी। जैसे इस चैप्टर में ही आइसोमेरिज्म टॉपिक आने वाला है। अगर आइसोमेरिज्म आपका ऑर्गेनिक में नहीं हुआ होगा तो आपको वहां थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन आइसोमेरिज्म होने के बाद वो चीज वापस देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। मैं बैठकर आपको आइसोमेरिज्म तो नहीं पढ़ा सकता, मैं तो इनके अंदर के आइसोमेरिज्म की कुछ कुछ बातें बताऊंगा, और मुझ पे तो भरोसा है ही, आपको मैं जुगाड़ से बता दूंगा, आपके सवाल हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक में पढ़ने के बाद आपको यह भी पता लग जाएगा क्या होते हैं एनेंशियोमर्फ्स, एनेंशियोमर्फ्स क्या होते हैं, मीजोमर क्या होते हैं, डायस्टोमर डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, है ना, GI क्या होता है, OI क्या होता है। अब अगर इन शब्दों से आप अभी परिचित नहीं है तो इसका मतलब है आपका ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म या तो कभी पढ़ा हुआ नहीं है या अभी पढ़ाया नहीं है, क्योंकि कभी पढ़ा हुआ नहीं है ये तो मैं मान नहीं सकता बेटा, कभी तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर भी ठीक है, चीजें भूल जाते हैं, नॉर्मल है ये चीज, इतना परेशान मत होया करो कि हमको ये पहले आती थी अब नहीं आती। ये देखो R2CuLi, इसका नाम होता है गिलमन रिएजेंट। ये क्या होता है, गिलमैन रिएजेंट। और एक होता है टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 होता है आपका इथाइल, चार लगा दिया टेट्रा, और ये लेड, टेट्रा इथाइल लेड, TEL, तेल नहीं, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। या फिर हम देखते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, नाम सुना है बेटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, कभी तो सुना होगा। उसका फॉर्मूला होता है TiCl4, TiCl4 और प्लस R3Al, ये कॉम्बिनेशन होता है। या आप इसका ऐसा भी कर सकते हो कि TiCl4 की TiCl3 की जगह आप इसको क्या लिख सकते हो, TiCl3 की जगह, एक सेकेंड, या फिर टाइटेनियम आप ऐसा करो TiCl3 और प्लस क्या कर सकते हो, यहां आप ले सकते हो R2AlCl, ऐसा भी कर सकते हो, एक ही बात है, R2AlCl। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। अब इनके नाम जो जो मैंने बोले मैं भी लिख देता हूं, मैंने बोला आपने समझदार व्यक्तियों ने लिख लिए होंगे साथ में। तो सबसे ऊपर वाले का नाम आप सभी जानते हो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरे वाले का नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसका नाम होता है गिलमैन रिएजेंट। और ये होता है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, TEL, तेल। और ये आपका दोनों फॉर्मूले सही है, कोई सा भी यूज हो सकता है, ये ओलिफिन्स के पॉलीमराइजेशन में काम आता है। ओलिफिन्स मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाली, तो जो इथीन्स होते हैं उनके पॉलीमराइजेशन में काम आता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना। यूजेस वगैरह जब ऑर्गेनिक में आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बात करें हम पाई बॉन्डेड की तो हमारे पास बहुत लिमिटेड रेंज है ना, इनफैक्ट होने को और भी होते हैं बेटा, बट हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स चलें। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फेरोसिन। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आती है, केरोसिन नहीं बोल रहा हूं बे, फेरोसिन बोल रहा हूं, नालायकों। फेरोसिन के जैसा ही होता है कोबाल्टोसिन। अब कोबाल्ट की जगह रुथेनियम हो तो रुथेनोसिन। मतलब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा मेटल होगा तो फेरोसिन मतलब आयरन होगा, कोबाल्टोसिन मतलब कोबाल्ट होगा। और
रूथेनोसिन मतलब रूथेनियम होगा। और इसके अंदर एक और एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जीस सॉल्ट, ZEISES सॉल्ट, जीस सॉल्ट, जीस सॉल्ट बोलते हैं इसको, है ना। जीस सॉल्ट क्या होता है? जीस सॉल्ट भी एक एंटी कैंसर ड्रग में आजकल इस पर भी रिसर्च चल रही है ना, तो यूज है इसका, ये नोट कर लो आप। ठीक है भाई। अगर आपको फॉर्मूला भी लिखना है जीस सॉल्ट का, हालांकि वैसे तो आगे आ जाएगा, पर लिखना चाहो तो लिख दो KPTCl3H4. ठीक है, ऐसा ही, इतना ही काफ़ी है वैसे तो। ठीक है, उसको हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका जीस सॉल्ट होता है। और मेटल कार्बोनिल्स तो हम ढेर सारे पढ़ने वाले हैं, वो सब मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे। हालांकि इस कैटेगरी में और भी चीज़ें आती है, बट हमारे सिलेबस में ओनली मेटल कार्बोनिल्स है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए इसी यही पढ़ेंगे। और इन सब को हम इसमें से सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें सिग्मा और पाई दोनों होते हैं, उसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के बारे में बात की हुई है, यानी कि मेटल कार्बोनिल्स के बारे में बात की हुई है। तो सर हम इन दोनों का क्या करें? नाम याद रख सकते हो। सवाल अगर पूछेगा तो वही पूछेगा कि सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है। और इन, अब आप ये मत सोचना कि इनके अलावा कुछ नहीं होता, वैसे तो ये बहुत कम होते हैं, लेकिन जो नामी गिरामी है वो मैंने सब लिख दिए, आप उसकी चिंता मत करो। तो एक बार नजर मार जाना, बस इतना ही बोलूंगा, नजर मार जाना, सिंपल फॉर्मूला ही, कहीं नाम फॉर्मूला ही सही इन दोनों के लिए तो। और बाकी हम बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनिल की, तो हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यहां पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा एक बार फिर से, ठीक है ना, कि एक चीज मैं वापस यहां से उठाऊंगा। जैसे यहां से उठाऊंगा मतलब, मेरे को वैसे तो वो सिलेबस का देखो पार्ट नहीं है बेटा, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सीख लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पी ब्लॉक के बारे में उसमें चीजें लिखी हुई है, और इससे आगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम उस बारे में फिर से चर्चा भी करेंगे, मतलब हमको मेटल कार्बोनिल्स में जरूरत पड़ेगी उसके एक पार्ट की, तो क्यों ना हम उसको प्रॉपर तरीके से सीख लें। ठीक है, तो हमारे पास, याद करो, हमारे पास एक कैटेगरी आई थी नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की। किस किस को याद है बेटा? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की एक कैटेगरी आई थी, जिसको हमने पाई एसिड लिगेंड्स भी बोला था। जिनको हमने क्या बोला था बेटा? पाई एसिड लिगेंड्स। याद है? सबको याद है? यही था। अब इसमें दो कैटेगरी बनती है। इसमें क्या बनती है? बेसिकली ये भी, अब हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अभी तक की चीज तो हमको पता है कि ऐसे लिगेंड होते हैं जो डोनेट करने पे सिग्मा और मेटल से एक्सेप्ट करने पर पाई बनाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करके पाई बनाते हैं इसलिए इनको पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। एसिड क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। याद है ना? इसीलिए इनको पाई एसिड लिगेंड बोला जाता है। लेकिन मजेदार बात बताऊं बेटा, कि इनमें भी दो कैटेगरी होती है। इसमें भी कौन सी कैटेगरी होती है बेटा? दो कैटेगरी होती है, बस वही जानना है हमको अब। इसमें दो कैटेगरी होती है। तो इसकी पहली कैटेगरी होती है कि यहां पर सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होंगे। जैसे अब देखो, हमारे पास यहां पे मेटल और कार्बन, सॉरी लिगेंड ही मान लेते हैं, मेटल और लिगेंड के बीच में एक सिग्मा है और एक पाई है। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। ये एक कैटेगरी है। ठीक है, अब ये कैटेगरी बेसिकली सिग्मा डोनर हुआ और पाई एक्सेप्टर हुआ। तो हमारे सिलेबस की बात तो यहां पे है, ये देखो, देखना इस बात को, ये है हमारे पास सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। इस शब्दों पे चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। शब्दों पे कैसे? मेटल है, लिगेंड है, सिग्मा डोनर का मतलब ये सिग्मा होगा, और पाई एक्सेप्टर का मतलब ये लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं हम, लिगेंड, तो ये पाई
एक्सेप्टर इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्ट करके पाई बना रहा है, एक्सेप्ट करके पाई बना रहा है। तो सर दूसरे वाले में कुछ अलग होगा क्या? नहीं, इनका नाम है पाई एसिड लिगेंड, यानी एक्सेप्ट करके तो पाई ही बनाएंगे। तो जो चेंज आ सकता है वो क्या आ सकता है कि जो चेंज आ सकता है कि पाई ही तो डोनेट करे और पाई ही एक्सेप्ट करे। इनका जो मेन काम है वो है एक्सेप्ट करके पाई बनाना। तो एक्सेप्ट करके पाई तो ये भी बना रहा है और एक्सेप्ट करके पाई तो ये भी बना रहा है, इसीलिए ये दोनों इसी के पार्ट है। लेकिन मुद्दा क्या है, वो जो है वो बदल रही है, और वो चीज कौन सी बदल रही है बेटा? वो चीज बदल रही है कि डोनेशन, वो जो इस ये कैटेगरी, इसके अंदर ये कैटेगरी डोनेट करके सिग्मा बना रही है और इसके अंदर डोनेट करके पाई ही बनाएगी। मतलब अपने पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे और पाई एक्सेप्ट ही करेंगे। अब पाई डोनर का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, पाई का मतलब क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। सिग्मा डोनर का मतलब क्या हुआ? लोन पेयर डोनेट करेगा। सिग्मा डोनर का मतलब क्या हुआ कि अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है और पाई एक्सेप्टर है, वहां पे पाई एक्सेप्टर तो है, बट पॉइंट क्या है जिसकी वजह से वो अलग हुआ कि वो डोनेट भी पाई बॉन्ड कर रहा है। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई बॉन्ड आपको पता है रेजोनेंस कर सकता है, पाई बॉन्ड अपनी जगह से जो है वो हिल सकता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं हिल सकता। यहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं है, यहाँ लोन पेयर है, और लोन पेयर देकर वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए उसको सिग्मा डोनर कहा गया है। चलिए एनीवेज, तो फिर इसके अंदर पहले हम वो वाला पार्ट खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसको हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो उसको हम खत्म कर लेते हैं। हमारे पास पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर कौन कौन हो सकते हैं? हमारे पास इथीन हो सकता है, जो कि अभी जीस सॉल्ट में पीछे हमने एग्जांपल देखा था, जीस सॉल्ट में एग्जांपल देखा था। जैसे यहाँ बेंजीन हो सकता है C6H6, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल 1, ये 2 पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है ना, एक्सेट्रा। ज्यादा तो हम भी डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इतना जरूर हम बता देंगे। अब आ जाओ कि ये चीज भी हमारे पास दो तरह से होती है। इसका तो खत्म हुआ बेटा। अब यहाँ पे दो तरह की चीज निकल के आती है। ये जो पाई एक्सेप्टर होते हैं ना, इसकी वजह से दो कैटेगरी फिर बन जाती है, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, और इनकी भी दो कैटेगरी बन जाती है कि एक्सेप्ट कहां करेगा। मेरी बात को समझना, दोनों पाई एक्सेप्टर, करेक्ट, इसीलिए ऊपर पाई एसिड लिगेंड, ये दोनों पाई एसिड लिगेंड ही होते हैं। फिर वहां पे इनकी दो कैटेगरी हमने क्यों बनाई बेटा? क्योंकि ये सिग्मा डोनेट करता है, यानी कि जैसे लोन पेयर वगैरह डोनेट करता है, नॉर्मली हम यही कहते हैं ना कि लोन पेयर डोनेट किया लिगेंड ने, तो वो उसकी वजह से सिग्मा डोनर है। यहाँ पे इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट किया, इसलिए इसको पाई डोनर बोला गया। और उसको तो छोड़ दो, यहाँ पे एक्सेप्ट जब लिगेंड ने वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो पूछा कि भैया कहाँ किए? तो कुछ ऐसे लिगेंड्स हमको मिले जिन्होंने कहा कि हम पाई एंटी बॉन्डिंग में करेंगे। उसने क्या कहा कि हम एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां पर एक कैटेगरी निकल के आई, वो आई दो कि एक्सेप्ट इन, एक कैटेगरी क्या निकल के आई? एक्सेप्ट इन एक्सेप्ट इनटू ABMO। अब ये ABMO क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बोल रहा हूं, तुम नाम लिखो और तुम नाम लिखते लिखते खो जाओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। और यहां आ रहा है एक्सेप्ट इनटू वैकेंट d ऑर्बिटल्स। दो कैटेगरी है, एक्सेप्ट इनटू ABMO और एक्सेप्ट इनटू वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, इससे कैसे डिफरेंट है? इसके एग्जाम्पल सुनो, इसके एग्जाम्पल, लिगेंड्स के एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, NOCN- साइनाइड और NO, ये इसके एग्जाम्पल है। क्या इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है क्या? बताओ,
सेकंड पीरियड कार्बन नहीं हो सकता, डी। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, डी नहीं हो सकता। कार्बन सेकंड पीरियड, डी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड, डी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन डी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन डी नहीं हो सकता। तो इसने मेटल मेटल ने बोला, मेटल वापस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ना बेटा, मेटल वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो इस लिगेंड से पूछा कि भाई तू कहाँ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि एक्सेप्ट करके पाई बनाऊंगा, एक्सेप्ट करके पाई बनाऊंगा। अरे तो कहाँ एक्सेप्ट करेगा बता यार, कहाँ दूं मैं तेरे को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? तूने तो मेरे को दे दिया, अब मैं तुझे कहां से दूं? मैं तुझे कहां पर दूं? कहां एक्सेप्ट करेगा? क्या कैसे कैच करेगा? एक हाथ से करेगा, दो हाथ से करेगा, ठीक है, ऐसे करेगा, यहां करेगा, कहां करेगा बता? उससे पूछा उसने कि कहां एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही ये आए सामने तो मेटल हंसा, कह के डी तो है नहीं, कहां करेगा फिर तू अब? भाई जब ये सामने गए तो बोला कि तुम आए हो? कह रहे हाँ। कि तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लेना चाहते हो? कह रहे हाँ। कि तुम नॉन क्लासिकल हो? कहते हाँ। कहाँ एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारे पास वैकेंट डी नहीं है? कह रहा कि यार हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा है, आप एंटी बॉन्डिंग में दे दो ना हमको। क्या बोला? हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, दे दो। तो मेटल ने कहा कि एंटी बॉन्डिंग में लेके क्या करोगे यार, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तुम्हारी अपनी। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जो भी ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, हमने हेट्रो एटॉमिक नहीं पढ़े हैं, हमने C2 पढ़ा, O2 पढ़ा, पर हमने ऐसे नहीं पढ़े CO, लेकिन मैं बता देता हूं इनका भी होता है। तो उस मेटल ने कहा कि यार मुझसे एक्सेप्ट करेगा, अपने एंटी बॉन्डिंग में करेगा, तो तेरा ऑक्सीजन के साथ तो रिश्ता खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट कर रहा है, तो तुम्हारा आपस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो डिक्रीज होगा ना भाई। तो मेटल ने जब ऐसा बोला तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने बड़प्पन दिखाया। उसने कहा कि कुछ नया पाने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है साहब। क्या बोला? कि कुछ नया पाने के लिए पुराने से मोह छोड़ना पड़ता है साहेब। क्या करें, ऑक्सीजन से थोड़ी बिगड़ भी जाएगी तो क्या हुआ, जब मेटल के साथ तो मेरा एक नया टाइप का बॉन्ड बनेगा ना। आप समझना मेरी बात को। ये क्या है? लिगेंड है। ये क्या है बेटा? लिगेंड है। इसमें डोनर कौन है? कार्बन है। तो वो मेटल कार्बन को कह रहा है, इसने अपना लोन पेयर दे दिया। इसने कार्बन मोनोऑक्साइड ने जो कार्बन के ऊपर लोन पेयर है वो डोनेट हो गया, मेटल को दे दिया। मेटल से एक बॉन्ड बन गया, मेटल से एक बॉन्ड तो बना दिया, कौन सा? सिग्मा, डोनेट करके, सिग्मा डोनर, एक बॉन्ड बन गया। अब बात आ रही है कि वो कह रहा है कि मेरे से भी एक्सेप्ट कर, नॉन क्लासिकल लिगेंड है, मतलब मेटल भी देगा। और जब मेटल देगा तो पूछेगा तो सही ना कि कहां लेगा भाई। तो इनके पास तो वैकेंट डी नहीं है, इधर वालों के पास है, अभी बताऊंगा, क्योंकि वो सब थर्ड पीरियड के हैं। थर्ड पीरियड वालों के पास 3D ऑर्बिटल्स खाली पड़ा होता है, वो उसको काम में ले लेते, अपने पास 3D एक कमरा एक्स्ट्रा बना देगा, इधर दे दो, इधर दे दो। लेकिन ये नहीं बोल पाए। तो मेटल ने कहा कहां लेगा, तो इन्होंने कहा एंटी बॉन्डिंग में लूंगा। क्या बोला? एंटी बॉन्डिंग में लूंगा। तो क्योंकि मेटल, ठीक है बात कर ले, तो उसको वैसे पड़ी नहीं थी कि मेरे को क्या करना है, मर्जी पड़े जान ले लेना, मुझे क्या मतलब। लेकिन उसने फिर भी पूछ लिया कि ए कार्बन इधर आ, तू अपने एंटी बॉन्डिंग में लेगा तो तूने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पढ़ी क्या? तू एमडी सर से नहीं पढ़ता क्या? बोले पढ़ता तो हूँ। तो उन्होंने पढ़ाया नहीं क्या कि तू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन लेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा तो तेरा और ऑक्सीजन का जितना रिश्ता मजबूत है वो रिश्ता तो मजबूत नहीं रहेगा फिर। तो इसने कहा कि घर का रिश्ता है साहब, ऑक्सीजन तो कहाँ जाएगी, अपने साथ ही है ना, ये तो अपने घर वाली है। लेकिन आप आपके साथ मेटल के साथ जो बाहर रिश्ता बन रहा है ना वो मजबूत हो जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि आपको मैं एक तो सिग्मा बना ही चुका हूं मैं तो देकर, जब आपसे एक्सेप्ट करूंगा तो थोड़ा थोड़ा पाई और बन जाएगा, है ना, दुनिया मुझे पाई एक्सेप्टर कहेगी। तो आपके साथ तो डबल बॉन्ड हो गए ना एक तरह से, है ना, डबल डबल बॉन्ड टाइप के कैरेक्टर हो गए, एक सिग्मा एक पाई। तो बोले नया रिश्ता तो मजबूत हो गया ना। बोले हाँ। और आप ये क्यों भूल रहे हो कि हम मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आप मेटल हो मैं लिगेंड हूं, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। तो इसने कहा कि हमारे पूरे घर की मजबूती बनेगी, और घर की मजबूती के लिए अगर मुझे थोड़ा सा पुराना बॉन्ड वीक करना भी पड़ जाए तो क्या दिक्कत है साहब। तो इसीलिए ये अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं। अभी जो मैंने टाइम लगाया है ना
वो टाइम इसलिए लगाया कि अब आगे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग पढ़ानी है। और मैंने यहाँ पूरा आइडिया दे दिया, मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट यही है। और हम मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में हेडिंग लगी हुई है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि किस तरह की मेटल कार्बोनिल्स में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, जरा बताओ। ये रहा कार्बोनिल, वो मेटल होगा। अभी मैंने इनका सारा रिश्ता समझा दिया तुमको। ऐसी ऐसी कुछ बॉन्डिंग होगी, सिग्मा भी होगा, पाई भी होगा, पुराने बॉन्ड थोड़े वीक भी होंगे, जिसको इंटरनल बॉन्ड कहते हैं। इस कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा उसको इंटरनल बॉन्ड कहा जाएगा। ऐसा ही कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी होगा, ऐसा ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी होगा। लेकिन बेटा जी, मैं कह रहा हूं हमारे सिलेबस में कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, इसीलिए मैं उसी पे जोर दे रहा हूं। ओके, तो अब बात आ गई कि एक्सेप्ट इनटू एबीएमओ। तो ये रहा आपका मेटल, ठीक है, ये रहा आपका मेटल, और ये रहे मेटल के डी ऑर्बिटल, ये रहे मेटल का डी ऑर्बिटल जो कि भरा हुआ है। ये लो भरा हुआ है। यहाँ पे देखते जाना भैया, देखते जाना। यहाँ पे है लिगेंड, ठीक है, और ये रहा आपका, इसका कोई एबीएमओ होगा, ठीक है, कोई एबीएमओ होगा। तो ये क्या करेगा कि वो भी कौन सा होगा, पाई, है ना, वो भी कौन सा होगा, पाई। और ऑब्वियस सी बात है, इनके पास तो पी ही होगा। एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा, पी होगा। अब पी होगा, ये कौन सा एबीएमओ होगा, पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो पी होगा तो यहां से डी, मेटल का भरा हुआ डी, और इधर पी, तो ये बनेगा कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा, ये वाला पाई, जिसको हम कौन सा पाई बोलेंगे बेटा, मेटल का डी, है ना, मेटल का तो डी बन रहा है, और इधर ये पी बन रहा है, इधर ये डी बन रहा है। तो बताओ क्या लिख दूं इसको, इसको लिख दूं बेटा डी पाई पी पाई टाइप का बॉन्ड बन रहा है। यानी कि जब ये एबीएमओ में एक्सेप्ट करते हैं तो ये सब डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। मेटल तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डी से दे रहा है, लेकिन ये जिसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, और वो एंटी बॉन्डिंग ऑब्वियसली डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के हैं, पी में ही जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग वाला भी कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी। तो पाई बनेगा, वो किस तरह का पाई बनेगा, डी पाई पी पाई। बोलो, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ डी, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ डी से वैकेंट एंटी वैकेंट एबीएमओ पी में जाएगा। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनने वाला है। अच्छा, आपने ये नहीं बताया सर कि वो सिग्मा का क्या हुआ। अरे तो वो तो सिंपल है, वो तो सिंपल है। यहां से वो एक लोन पेयर जाएगा और वो डोनेट हो जाएगा, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो वो नॉर्मल चीज है, वो तो सिग्मा है ही, वो तो सिग्मा है, वो तो एज इट इज रहेगा। वो तो इधर भी ऐसा ही रहेगा, वो तो इधर भी ऐसा ही रहेगा। यानी कि मैं इधर बना दूं एक लिगेंड और यहां पे बना दूं लोन पेयर, ये तक तो कहानी सेम है। लेकिन यहाँ पे जो अलग चीज है, वो अलग चीज क्या है कि अब ये जो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल हैं, कौन से, डी वाले, ये लाइंस खींच रहा हूं मतलब फील्ड है ना, ये डी वाले हैं। अब ये क्या करेंगे, अपने वैकेंट डी में ही लेंगे, यानी कि वैकेंट डी ही बना दो। अब तुम यहाँ पे ये वैकेंट डी बना दो इस तरह से, ये क्या हो जाएगा आपका वैकेंट डी। अब ये वैकेंट डी है, ये भरे हुए डी हैं, तो बताओ ये कौन सा पाई बनेगा बेटा, डी पाई डी पाई। बस ये फर्क है, दोनों में पाई बॉन्ड बन रहा है मेटल से वापस आती और, लेकिन वो बन रहा है डी पाई पी पाई और ये बन रहा है डी पाई डी पाई। इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल वो होंगे जहां पर कोई मजबूरी नहीं होगी, मजबूरी नहीं होगी, जैसे R3P हो गया, है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे पहला हो गया हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास R3P हो गया, तो फॉस्फोरस के पास ये लोन पेयर तो पड़ा ही है, ठीक है। और वैकेंट डी भी होंगे क्योंकि थर्ड पीरियड का है, जैसे R3AS आर्सेनिक भी हो गया, ये भी वैसा ही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल डी ब्लॉक की एनसीईआरटी, सॉरी पी ब्लॉक की एनसीईआरटी 12th क्लास में नाइट्रोजन फैमिली में इस चीज का जिक्र भी किया हुआ है कि फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड, ऐसे बोला हुआ है, फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड लिगेंड की तरह काम करते हैं। फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड लिगेंड की तरह काम करते हैं और मेटल के साथ डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये वो है, वो है।
समझ आई बात? चलें आगे। चलिए, लिख लिया भाई। ये जो पाई डोनर एसिड्स होते हैं ना, इनकी नेमिंग कई बार इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पीछे आ चुका है। ये देखो, C2H4 का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो ये आ चुका है, जीस सॉल्ट है और ये पीछे हम पढ़ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। तो अब इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, इस वाली चीज को उठा लेते हैं और यहां से हम एक टॉपिक डालते हैं अलग से। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूं बेटा। IUPAC नेमिंग इन केस ऑफ पाई डोनर एसिड, पाई डोनर लिगेंड्स, है ना, या डायरेक्ट IUPAC नेमिंग, है ना, इन केस ऑफ पाई डोनर लिगेंड्स हम देख सकते हैं। जो इसके लिए एक सिंबल यूज होता है, पाई डोनर के लिए एक सिंबल यूज होता है और वो होता है ईटा। क्या होता है बेटा? ईटा एन। अब ये जो ईटा एन में आपको एन दिख रहा है, ये एन होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट शेयर पाई बॉन्ड्स, है ना, दैट शेयर पाई बॉन्ड्स। ठीक है, कितने कार्बन एटम के बीच में वो पाई बॉन्ड शेयर हो रहा है? वो एन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं, जैसे C6H6 है, ठीक है, तो कितने कार्बन है यहाँ? आप देखो, इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईटा 6 आएगा, क्योंकि 6 कार्बन है ना। यहाँ कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और यहाँ पे ईटा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब इसके नाम से पहले हम क्या लिखेंगे? ईटा 6। और इसका क्या नाम हो जाएगा? ईटा 6 बेंजीन। क्या लिखेंगे हम इसको? ईटा 6 बेंजीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? ईटा 6 बेंजीन। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, ठीक है, जिसको हम C2H4 भी बोल रहे हैं, C2H4 बोल सकते हैं, तो हम ये कितने कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड शेयर है? 2 कार्बन के बीच में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? ईटा 2 आ जाएगा। और क्या लिखेंगे इसको? इथीन। क्या लिखेंगे इसको? ईटा 2 इथीन इसका नाम हो जाएगा। सर बाकी नेमिंग कैसे करनी है? बाकी नेमिंग वैसे की वैसे, बाकी नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं। वो IUPAC के नाम जो आपने लिखे हुए हैं, वो तो लिगेंड का नाम कैसे लिखना है भाई, यही तो सीखना है। तो अभी नाम लिख के सिखा देंगे आपको, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर मान लो ऐसा कोई बना हुआ है, एक और एग्जाम्पल ले लो। चलो, ये आपको एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, और एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो। चलो, ऐसा बॉन्ड आ गया हमारा, ऐसा कुछ आ गया, ये लो। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम बोलते हैं इसको? साइक्लोब्यूटेन ही बोलते हैं। कितने कार्बन के बीच में शेयर हो रहे हैं? ये कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ईटा 4 साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोब्यूटीन, है ना, साइक्लोब्यूटीन है ना, ब्यूटेन नहीं, है ना, साइक्लोब्यूटीन। या अब इसको क्या बोलेंगे हम? साइक्लोब्यूटाडाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका प्रॉपर? हाँ, एक साइक्लोब्यूटेन भी नहीं, माफ करना, मेरे को भी ऑर्गेनिक बेटा प्रैक्टिस नहीं रहती। साइक्लोब्यूटाडाइन, क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, अब सही है। साइक्लोब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4 हैं, तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लो साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है भाई, साइक्लोब्यूटाडाइन हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है? कोई चीज, कोई तकलीफ नहीं? ठीक है। अब मान लो C6C5H5 हो, ऐसा कुछ हो, तो ये अलग तरह का गेम खेलता है। ये देखो, इसके एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूं। इन केस ऑफ, अगर मैं यहाँ ले लूँ C6H5,
तो ये दो तरह से करता है, C6H5, इसको अगले पे ही लेंगे, यहाँ नोट डाल दो एक, इसको अगले पे ही लेंगे। इन केस ऑफ एनायनिक लिगेंड suffix इनाइल is used, ठीक है, suffix इनाइल is used। अगर माइनस है तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो, ये माइनस है। ये गेम दो तरह से खेलता है बेटा, बताऊंगा मैं आपको। ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में अंदर चला जाता है, तो फिर यहां से माइनस, ये इसको बोलते हैं हम C5H5, क्या बोलते हैं इसको हम, C5H5 नेगेटिव। क्या नाम है इसका, C5H5 नेगेटिव। तो इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ईटा तो आएगा ही, 5 भी आएगा, बस जो यूज होगा वो इनाइल, तो क्या आएगा, साइक्लोपेंटा, ये तो हो ही गया, साइक्लोपेंटा, 5 की रिंग है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल हो जाएगा। साइक्लोपेंटा डाई इन नहीं बोलेंगे हम इसको अब, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस है। क्या उन सब में माइनस था, नहीं था, तो हमने उनके सफिक्स में इनाइल यूज नहीं किया है। तो अगर पाई डोनर लिगेंड्स हैं और माइनस चार्ज हैं उस लिगेंड पे, तो हम उसको इनाइल सफिक्स यूज करेंगे। अब ये तो भाई साहब डबल रोल ही खेलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये तो डबल रोल ही खेलता है। ये क्या करता है, डबल रोल खेलता है। डबल रोल कैसे खेलता है, चलो इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, एक्स्ट्रा, कि ये C6H5 जो होता है ना, सॉरी C5H5 जो होता है, ये C5H5, सॉरी C5, हाँ C5H5 जो होता है, वो दो तरह से गेम खेलता है। क्या खेलता है, ये दो तरह से होता है, ये दो तरह से करता है। ये सिग्मा डोनर भी होता है और ये पाई डोनर भी होता है। मतलब आप मेरी बात समझ जाना बेटा, ये जो C5H5 है ये इधर और उधर दोनों तरफ की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब ये अपना पाई डोनर भी बन सकता है और ये सिग्मा डोनर भी बन सकता है, और इस वजह से इसके नाम बदल जाते हैं, इस वजह से इसके नाम बदल जाते हैं, इस वजह से इसका क्या हो जाता है बेटा, नाम बदल जाता है। अभी देखो क्या है, सिग्मा डोनर और पाई डोनर में क्या फर्क है वो मैं बताता हूँ। जब ये सिग्मा डोनर होता है तो माइनस चार्ज है या गया, नहीं, देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, चीजें क्लियर ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी। अगर आप सिग्मा डोनर बोल रहे हो तो इसका मतलब है ये माइनस चार्ज जो है, या इसको मैं लोन पेयर भी बोल सकता हूँ, ये डोनेट होगा, और जब ये डोनेट होगा तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, और जब ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, आप समझो। सिग्मा डोनर का मतलब हो गया यहां से डोनेशन होगा, डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से डोनेशन होगा। और जो आपके पाई डोनर है, पाई डोनर का मतलब है इसमें होगा रेजोनेंस, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस, है ना, इसमें रेजोनेंस होगा। पाई माइनस लिख दो या 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, है ना, वो तो आप ऑर्गेनिक में समझते ही हो, इतना तो बेटा मैं, अब बहुत बेसिक बात है ना, छोटी सी चीज समझाने के लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता, आप उसके लिए मुझे माफ करना। तो ये क्या करता है, ये रेजोनेंस में चला जाता है, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में चला जाता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दो पाई के ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 4 पाई तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये क्या करेंगे, आपस में 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे, और जब 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे बेटा, तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा कि नहीं होगा, बताओ, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। मेरी बात को समझना, जब ये सिग्मा डोनर होता है तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और ये जब पाई डोनर होता है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अच्छा तो सर फिर सिग्मा डोनर होगा तो क्या हम इसमें ऐसा लिखेंगे, जब वो सिग्मा डोनर ही हो गया
तो सर हम क्या इसको ईटा 5 लिखेंगे? मैं यहाँ सॉरी माइनस लगाना भूल गया बेटा, उसको माइनस लगा देना है। मैं इसको जब यहाँ पे इसका नाम लिखूंगा, जब इसका नेम लिखूंगा, तो मैं क्या ईटा 5 लिखूंगा क्या? आंसर है नहीं, बिकॉज ये अब सिग्मा डोनर है। यहाँ क्या आएगा? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, सिर्फ साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आएगा, माइनस तो आएगा ही, है ना? तो सिर्फ साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं दिए हैं, तो हम ईटा 5 नहीं लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे हम? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। क्या लिख देंगे? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। और इधर इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो ये पाई डोनर है। यहां लिखेंगे हम कितना? ईटा 5, क्योंकि 5 कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ क्या आएगा आपका? ईटा 5 साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। यहाँ ईटा 5 आएगा, वहां ईटा 5 नहीं आएगा, क्योंकि वो सिग्मा डोनर है, वो पाई दे ही नहीं रहा ना अपना। उस केस में वो सिंपल जैसे नॉर्मली अपने लोन पेयर देता है ऊपर वाला, वैसे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, इधर रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि वो डोनेशन में चले जाएंगे। तो जब वो डोनेशन में चले जाएंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन में जाएंगे, ये ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, पाई का कोई रोल नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन नहीं देकर अंदर लेता है, तो इस रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे, वही 6 इलेक्ट्रॉन जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही डोनेट होंगे, इसलिए इसको बोला गया है ईटा 5। अब ये सर 5 क्यों लगाया? क्योंकि है तो 5 कार्बन के बीच में ना बेटा, जो भी पाई बॉन्ड है वो किसके बीच में है? 5 कार्बन के बीच में शेयर है। क्या हम अब एग्जाम्पल समझ लें? आइए, चलो तो इनके नाम, एक दो नाम, इंपॉर्टेंट नाम लिख लेते हैं। एक के लिए ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वैसे तो मैं जानता हूं ये चीज आउट ऑफ सिलेबस ही है, मान के चलिए ये एनसीईआरटी में नहीं है। चलो कैसे नाम लिखते हैं देख लेते हैं। ये सब एक्स्ट्रा है, इतना लोड लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, बट हमको क्या डर रहता है कि कभी कुछ पूछ लिया तो एक बार नजर मारी हुई होगी तुम्हारी, तो कम से कम कर लोगे। जैसे हम सबसे पहले जिस सॉल्ट का ही नाम लिख लेते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही वही है ना? जी सॉल्ट, है ना? जी सॉल्ट लिख लेते हैं हम, जी सॉल्ट का नाम लिख देते हैं। ZEI, इसकी स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजिंग है यार। हाँ, जी सॉल्ट सही है, सही लिख रहा था, फिर भी डर लगता है। पोटेशियम PtCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही था C2H4, इसका नाम लिखना है। तो इसका क्या नाम लिखोगे बताओ? सबसे पहली बात, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से 0 गया, इसकी वजह से -3 गए, ऊपर +3 आए, ये अपना +1 लेके भागेगा, वहां -1 आएगा, +3 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2 आ गई। अब करना कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे नाम लिखते हो वैसे लिखना है, पोटेशियम, ठीक है? उसके बाद ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो, ठीक है? अब इसका नाम क्या आएगा? ईटा 2 आएगा बेटा। क्या आएगा इसका नाम? ईटा 2, ईटा 2 ऐसे लिखेंगे हम इसको, ब्रैकेट में ईटा 2 इथीन, ईटा 2 इथीन। प्लेटिनम आ जाएगा, माइनस है तो प्लेटिनेट आएगा, है ना? क्योंकि माइनस है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, तो क्या आएगा? प्लेटिनेट आएगा कि नहीं आएगा? ये लो प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, वो लिख दिया, ये नाम हो गया इसका। जिस सोल्ट का नाम क्या हो गया बेटा? पोटेशियम ट्राइक्लोरो क्लाइक्लोरिडो निट ईटा 2 इथीन प्लेटिनेट 2। फेरोसिन का नाम लिखो जरा, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये देखो, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा हमारा लिखा फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है? FeC2H5 2, ठीक है भाई? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस हिसाब से देखा जाए तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या नाम लिखोगे इसको? डाई, है ना? बिस पहली चीज, क्योंकि इसके नाम में क्या होता है बेटा? साइक्लोपेंटा, इसका नाम क्या होता है? साइक्लोपेंटा, जिसके नाम में पेंटा, देखो अब भूल गए होंगे IUPAC, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके नाम में साइक्लोपेंटा है, नाम में पेंटा है, और अगर ये दो हैं तो नॉर्मल से रूल लगेंगे ना, कि लगेंगे, ये बिस हो जाएगा, फिर ईटा, फिर क्या हो जाएगा?
एक तो ये C2H5 मैंने क्यों लिख दिया इसको, एक सेकंड, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ करी है मैंने, वो आएगा ये C5H5 है बेटा, इसको सही कर देना यार। पता नहीं, एक तो बहुत देर से रिकॉर्डिंग, आज बहुत ज़्यादा ही रिकॉर्डिंग कर ली, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हाँ, ये हो गया eta 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होता है ना। और आयरन, क्योंकि ये सॉरी, ये क्या है, ये इस पर माइनस होता है, C5H5 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होने की वजह से कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जीरो है, बट ये तो अपना +2, ये तो अपना -2 लेके जाएगा, ये अपने -2 लेके जाएंगे, तो यहाँ पे +2 लगेगा, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्या आएगा, फेरेट तो आएगा नहीं, क्या आएगा बेटा, आयरन ही आएगा, तो बस आयरन लिख दो, आयरन 2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, बिस eta 5 साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन 2। ठीक है, ये कैसे बनता है, सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं बेटा इनको, क्या बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड। जैसे साइक्लोपेंटा डाई इनाइल की रिंग कैसी होगी, ऐसी होगी, फिर एक रिंग नीचे भी होगी इस तरह से, इनमें जो, क्योंकि ये eta 5 लिख रहे हो तो इसका मतलब है ये पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना, ये भी अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, और बीच में बैठा हुआ आयरन 2+ जो है वो इन सब से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रहा है, ये ऊपर से भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, नीचे से भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, इस तरह से। सैंडविच क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर भी एक रिंग है, नीचे भी एक रिंग है, और बीच में मेटल बैठा है, इसलिए इसको सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। अगर इसमें बीच में कोबाल्ट बैठ जाएगा तो वो कोबाल्टोसिन हो जाएगा, यहाँ बीच में रुथेनियम बैठ जाएगा तो वो रुथेनोसिन हो जाएगा। तो उनके लिए फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, वही सब है यहाँ, बस खाली आपको आयरन की जगह कोबाल्ट वगैरह लिखना है। अच्छा, एक और नाम लिख दो, बस सिर्फ एक और नाम लिख दो, उसके बाद इस वाले टॉपिक को ही खत्म करते हैं और कुछ अलग टॉपिक शुरू करते हैं। तीसरा, क्रोमियम डाइबेंजीन C6H6, है ना, सॉरी 2, ठीक है, क्रोमियम बेंजीन, और ये आपका आ जाएगा क्या, बस इसका नाम लिखना है। तो देखो, इसको, ये बेंजीन है बेटा आपकी C6H6, तो क्या आ जाएगा, eta 6, ठीक है, eta 6 आएगा। बेंजीन का नाम क्या होता है, बेंजीन के लिए भी बिस लिखा जाएगा। अब इसका नॉर्मल नाम डाई बेंजीन क्रोमियम भी होता है, ठीक है, इसका नाम डाई बेंजीन क्रोमियम भी होता है, लेकिन फिर भी इसका नाम बिस लिखा जाता है, क्योंकि बेंजीन का भी IUPAC नाम होता है, जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें नंबर्स आते हैं, बेंजीन का भी IUPAC नाम होता है बेटा, है ना, जहां, और वो होता है साइक्लोहेक्स 135 इन, यही होता है साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन, सॉरी, साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन, ये बेंजीन का नाम होता है। तो उसके IUPAC नाम में आ रहा है, इसलिए इसको जनरली बिस लिखकर eta 6 बेंजीन, eta 6 बेंजीन लिख दिया जाता है, और आगे क्रोमियम लिख दिया जाता है। आप इसका जनरल नाम भी ढूंढ सकते हो कि भाई डाइबेंजीन क्रोमियम भी बोल देते हैं इसको, कई बार डाइबेंजीन क्रोमियम भी बोल देते हैं, इतना परेशान नहीं होना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसका पूरा बेंजीन का फुल फॉर्म यहाँ लिखा होता है eta 6, है ना, वो जो भी मैंने नाम बताया था वो वाला पूरा नाम जो है वो साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन, ठीक है, वो पूरा नाम भी कई बार लिखा होता है, बट आप नहीं पूछेगा वो, फिक्र मत करो, मैं ये चीज इंपॉर्टेंट बस यही है, मैं ये बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बात खत्म, ठीक है। जिस सॉल्ट का नाम पूछ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा। चलिए, तो अब जो हम टॉपिक, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, EAN, ठीक है भाई। EAN पढ़ेंगे हम उससे पहले, लेकिन हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, EAN नहीं करेंगे, EAN उसके बाद करेंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। EAN से पहले हम करने वाले हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हमको
वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स हम शुरू करने वाले हैं, उसके बाद ईएएन कर लेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम में सिर्फ ये बताया गया है, खास तौर से यहां मैं बना लेता हूं, मेटल अगर है और उसके ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये भरे हुए डी ऑर्बिटल्स हैं, और ये वाले भी भरा मतलब डी है तो ऑब्वियसली 4 होंगे इस तरह से, है ना। इस तरह से हमने डी वाले ऑर्बिटल्स ले लिए। फिर इस मेटल का एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको हमने ऐसे यहां कंसीडर कर लिया। उसका ओरिएंटेशन हम 3D में नहीं समझ सकते, हमने कंसीडर कर लिया। और इधर कार्बोनिल, क्योंकि हम मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम CO की ही बात करेंगे। तो यहां पर CO है, मतलब C का जो एक डब्बा है उसमें लोन पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड O है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं। और वो वैकेंट ऑर्बिटल कौन से हैं? वो हैं ABMO। क्या है वो? ABMO। तो यहां से ये जो इस तरह से भरा हुआ है, इस इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आएगी, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आएगी, और इधर से ये सिग्मा बॉन्ड तो डोनेट होगा ही ना, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये सिग्मा बॉन्ड इधर से डोनेट होगा, ये तो बनेगा सिग्मा, और इन दोनों के बीच में हो जाएगी कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग मतलब इधर वाला इधर वाला, जो ये सिग्मा बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं। तो ये तो है क्या? ये तो है वैकेंट, ये क्या है? वैकेंट ABMO, या इसको हम पाई स्टार बोल दें। ये लो, ये है वैकेंट ABMO, या है ये पाई स्टार। ओके बेटा, तो अब देखो हुआ क्या वो समझाते हैं कि कब इस तरह की बॉन्डिंग होती है, समझते हैं कब इस तरह की बॉन्डिंग होती है, समझते हैं। देखो समझना मेरी बात को, कि मान लो ये मेटल है और ये लिगेंड है, और ये अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब लिगेंड का फोन आया कि मैं आ रहा हूं, लिगेंड का फोन आया कि मैं आ रहा हूं। तो लिगेंड जब आ रहा है, घर से निकला तो उसने फोन किया कि मैं आ रहा हूं, तो लिगेंड क्या देगा? लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा। लिगेंड्स क्या देगा? लिगेंड्स क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेटल ने बोला कि यार अगर ये मेटल प्लस होता, अगर ये मेटल प्लस होता, तो मैं आपके सामने 3 चीज लेता हूं, एक मेटल माइनस, एक मेटल 0, एक मेटल प्लस। दोनों कंडीशन समझना, तीनों कंडीशन समझना। इनफैक्ट इसको अलग समझ लेना, इन दो को एक जैसी मान लेना। एक जैसी का मतलब प्लस पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, अगर मेटल प्लस में बैठा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब फोन आएगा तो बोलेगा आजा आजा कोई दिक्कत नहीं, क्या कहेगा? आजा आजा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेटल 0 और माइनस में बैठा है तो इसका मतलब है मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कमी नहीं है। एक तो होता है प्लस, एक होता है 0, एक होता है माइनस। अगर आपसे पूछा जाए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहोगे, अगर आपको दो, अगर मैं बोलूं कि इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और ये हमने क्या मान ली? इधर से इधर आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। अरे प्लस बड़ा होता है, 0 छोटा और माइनस और छोटा, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। मेटल जब अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो उसी वक्त अगर लिगेंड का फोन आ जाए कि मैं निकल गया हूं, घर से देने आ रहा हूं, तो मेटल बोलेगा कि वो बात तो सही है लेकिन मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। क्या बोलेगा? मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। उसका क्या कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास के इलेक्ट्रॉन और तू मुझे लोन पेयर देगा तो दुनिया थूकेगी मुझ पे कि इसके पास कोई कमी नहीं है फिर भी मर रहा है, इतना पैसा है फिर भी पैसा पैसा करता है, इतना पैसा है फिर भी पैसा पैसा करता है, तो दुनिया मेरे को गाली देगी। तो एक काम कर, अपन क्या करते हैं कि पीछे से बैक बॉन्डिंग, क्या बोला? पीछे से मैं तेरे को मेरी कुछ पैसे दे दूंगा तो मेरे पे पॉजिटिव आएगा, लोगों को लगेगा इसके पास पैसा नहीं है इसलिए मैं तेरे से ले लूंगा, इसलिए वो लिगेंड से ले रहा हूं। तो बात को समझना। उसका जब फोन आया, जब मेटल 0 और माइनस में है, तो जब फोन आया तो उसने कहा कि भाई ले तो मैं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू तो निकल भी गया घर से तो अब रुकेगा भी नहीं, तू तो दे के ही जाएगा, लेकिन पॉइंट यह है कि मेरे पास भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या उसका क्या इंतजाम है? तो इसने बोला कि अपने पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पड़े हैं।
भाई तेरे इलेक्ट्रॉन तो फ्री फंड के काम तो आ नहीं रहे थे, इससे अच्छा बॉन्ड बना लेंगे। तो इसने कहा कि मेटल जो है, मेटल ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लिगेंड की तरफ ट्रांसफर करी, और लिगेंड लिगेंड ने जो है, लिगेंड ने ये अरेंजमेंट किया। और कहां किया? अपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किया। किसमें किया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो इसने कहा लिगेंड ने कि ठीक है वो अरेंजमेंट भी कर लेंगे, ठीक है तू मेरे को दे दियो, मैं तेरे को दे दूंगा। मैं तेरे को दूंगा तो क्लासिकल अप्रोच, मैं तेरे से लूंगा तो नॉन क्लासिकल अप्रोच। आज से दुनिया मुझे नॉन क्लासिकल लिगेंड के नाम से जानेगी। आज से दुनिया मुझे नॉन क्लासिकल लिगेंड के नाम से जानेगी। आज से दुनिया मुझे ऐसा लिगेंड जानेगी जो मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करता है। आज से मुझे दुनिया उस लिगेंड के नाम से पहचानेगी जो मेटल के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करता है। चलिए बेटा, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? सिनर्जिक। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब होता है बैक बॉन्ड। क्या होता है? बैक बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड बनने के बाद अगर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो उसको कहा जाता है बैक बॉन्ड। सिनर्जिक, सिनर्जिक बॉन्ड कह दो, बैक बॉन्ड कह दो, या एक और नया नाम बताता हूं, पाई कोऑर्डिनेट कह दो। कोऑर्डिनेट है देखो ये, क्यों? क्योंकि सब के सब इलेक्ट्रॉन इसके तो खाली डब्बे में आ रहे हैं ना बेटा, तो इसका तो डब्बा खाली है, तो उधर वाला बॉन्ड भी तो कोऑर्डिनेट है, इधर वाला तो कोऑर्डिनेट है, बट वो तो सिग्मा कोऑर्डिनेट है। लेकिन जो पाई कोऑर्डिनेट है उसको कहा जाता है बैक बॉन्ड। दुनिया में जब जब भी बैक बॉन्ड नाम आएगा तो वो पाई कोऑर्डिनेट होगा। हमको बैक बॉन्डिंग पढ़ना बाकी है, ये मुझे याद है, टेंशन ना लें, पी ब्लॉक में खींच देंगे इसको, क्योंकि 13th ग्रुप में आराम से पढ़ा दूंगा मैं उसको पी ब्लॉक में। ठीक है, क्या क्या बाकी है सब लिखा हुआ है मेरे पास, सब सारे दुख दर्द मिटाऊंगा। एक छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पढ़ानी पड़ेगी, वो सब एक साथ पढ़ा दूंगा बेटा, उसकी टेंशन मत ले। इस चैप्टर में भी है सिनर्जिक बॉन्ड, बैक बॉन्ड और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो, ये जो पाई है ना, ये पाई कोऑर्डिनेट है। इस बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए बोला जाता है। ठीक है भाई, तो अब बात आती है कि मैं आपसे पूछूं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है ना, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग कब ज्यादा होगा? कौन बताएगा? M0 M-, कौन बताएगा सबसे ज्यादा? क्या बोलूं, सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टी है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक तरह से कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी, एक्सटेंट की जगह एक शब्द और लिख सकते हो, पॉसिबिलिटी ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें होगी? कौन बताएगा? जब मेटल सबसे ज्यादा मजबूर होगा। मेटल सबसे ज्यादा मजबूर कब होगा? जब मेटल पर माइनस चार्ज ज्यादा होगा। जब मेटल पर माइनस चार्ज ज्यादा होगा, इसका मतलब है ये वाला प्लस है ना, तो इसकी सबसे कम, इसकी ज्यादा, और इसकी तो सबसे ज्यादा। M- में सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से क्या होता है? आइए एकदम मजेदार चीज बताते हैं आपको। एक जुगाड़ और सारे सवाल, एक जुगाड़ और सारे सवाल। ये लो जुगाड़, और जुगाड़ का मतलब क्या है कि देखो, इधर बैठा है मेटल, इधर बैठा है मेटल, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, जो कि ये वाला बॉन्ड है, इस तो बन ही गया होगा, इसकी तो चिंता है नहीं। और इधर बैठा है ऑक्सीजन। तो कुल मिला के हमारे पास तीन चीजें हैं, मेटल, कार्बन, ऑक्सीजन। कैसा है बेटा? मेटल, कार्बन, ऑक्सीजन। देखना इस एक डब्बे में सारे सवाल हो जाएंगे आपके। जब जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, आप एक काम करिए, सबसे पहले इसको यहां दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कर दिया? कार्बन के नीचे एक लाइन कर दीजिए, और इधर इधर जो बात होगी वो मेटल कार्बन के रिश्ते की बात होगी, इधर इधर जो बात होगी वो कार्बन ऑक्सीजन के रिश्ते की बात होगी। और आपसे दोनों रिश्तों के सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे दोनों रिश्तों के सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए, किधर का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे कार्बन ऑक्सीजन के रिश्ते पर कितने दरार आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब पढ़ाते हैं। आइए, मान लिया हमने इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग है, क्योंकि हमको सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़नी है, और मेटल कार्बोनिल्स में तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी ही होगी, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स जो हैं वो या तो जीरो में मिलते हैं ज्यादातर, या माइनस में मिलते हैं, और दोनों में चांसेस ज्यादा हैं। इन दोनों में चांसेस सिनर्जिक बॉन्डिंग के ज्यादा हैं, जीरो वाले से ज्यादा माइनस में होगा।
अब सिनर्जिक बॉन्डिंग जब होगी, सुनना बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग जब होगी तो इसका मतलब है इधर से क्या हुआ, ब्लैक पे ब्लैक नहीं चलता है, अभी अभी पता चला। इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को होगी और इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को जाएगी, करेक्ट है। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जा रही है। अरे कार्बन के कहां पर जा रही है? कार्बन की तरफ जा रही है, मानता हूं कार्बन की तरफ जा रही है, लेकिन कार्बन कहां ले रहा है? कौन बताएगा? कार्बन ले रहा है वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहां ले रहा है बेटा? वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इन टू एबीएमओ, और एबीएमओ में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जरा बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर? लिखूंगा नहीं कार्बन ऑक्सीजन ना, इधर लिखा है, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन के रिश्ते की बात। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो इनका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होती तो ये सिर्फ एक ही तो बॉन्ड बनता बेटा, सिग्मा। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग है तो एक नया बॉन्ड आया, पाई। तो पहले अगर मान लो इसको क्लासिकल लिगेंड मानते तो एक ही बॉन्ड बनता बेटा, सिर्फ एक बॉन्ड, जबकि आज दो दो हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ेगा ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग होने पर इनका रिश्ता सुधरता है, इनका रिश्ता बिगड़ता है। इतना नहीं बिगड़ता कि लात मार दे, लेकिन हां छोटी मोटी खटपट तो होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट किया है। इसको बोलते हैं, अब अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगी, यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पास आते हैं तो बताओ बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है? कम। और अगर यहां पर स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, बॉन्ड का नंबर कम हो रहा है, तो अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो दूर जाएंगे। जरा बताओ इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। इसको बोला जाता है इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड। या तो आपको वो डायरेक्ट सीओ बॉन्ड लेंथ बोल देगा या वो इंटरनल बॉन्ड लेंथ बोलेगा। इंटरनल बॉन्ड लेंथ का मतलब है पीछे। बात समझ में आया सबको? पक्की बात? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत काम की चीज है, तो प्लीज इधर ध्यान दे दो। घरेलू बातें बाद में कर लेना, है ना। किसी भी कॉलेज में जाओगे तो बहुत मिलेंगे तुमको घरेलू बातें करने वाले, दिन भर रात भर बैठकर हॉस्टल में घरेलू बातें ही करोगे बेटा, है ना। कोई वैसे भी टेंशन मत लो। तो इधर देख लो, इधर ये देखो, बात समझ आ गई सबको? ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग इसको कहते हैं। और ये जो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ये जो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ये ज्यादा नहीं बढ़ती, ये 2 से 5% बढ़ती है सिर्फ। कितना बढ़ता है? सिर्फ ये 2 से 5%, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती बेटा। ये ऐसा नहीं कि डबल हो गई, ओनली 2 to 5% इंक्रीज। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ जाता। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री स्टेट में घूम रहा है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और अगर वही कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड बन जाए तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, सुनते जाओ, अब सुनते जाओ, जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा ये चेंजेस उतने ज्यादा होंगे। मतलब इधर वाले भी बढ़ेंगे, इधर वाले भी उसी तरह से बढ़ेंगे। लाइक जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, मेटल कार्बन का बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक हो जाएगा। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ने पर ये चेंजेस आते रहेंगे। आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई? करना कुछ नहीं है। सिनर्जिक बॉन्डिंग जब भी होती है तो कार्बन अपने वैकेंट एबीएमओ में एक्सेप्ट करता है। एबीएमओ में जब एक्सेप्ट किया जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है। बॉन्ड ऑर्डर घटने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी घटेगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर और लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। क्लियर है? और इनके रिश्तों की बात करो तो इनके रिश्ते तो सुधर ही सुधर रहे हैं भैया। यहां पर किसी का घर टूट रहा है, उसको किसने देखा?
किसी का उजड़ रहा है तो उजड़ने दो, लेकिन इनका तो नया रिश्ता है, मजा इनको आ रहा है कि जहां पर सिर्फ एक बॉन्ड होता आज दो दो बॉन्ड हैं, कह रहा कि उससे भी बनाया तो बॉन्ड ही बनाया, तो वहां तो रिश्ते सुधरेंगे। तो इधर सिनर्जिक बॉन्डिंग होने पर ध्यान रखना, सिनर्जिक बॉन्डिंग होने पर MCO और बीच में खींच दो दीवार, और बोलो मेटल कार्बन का रिश्ता सिनर्जिक बॉन्डिंग होने पर सुधरेगा, कार्बन ऑक्सीजन का रिश्ता बिगड़ेगा। अब आपके सारे आंसर मेरी इस दो बातों से वैसे ही निकल आ जाएंगे। व्हाट इज ABMO? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमने पढ़ा था, ABMO का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पूरा नाम लिख दूं यहां पे? चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, ABMO है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है भाई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, जिसको हम पाई स्टार भी कहते हैं। एक्सटेंट मतलब क्वांटिटी, एक्सटेंट मतलब क्वांटिटी, कि सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, ऐसे वाला है ना। एक्सटेंट मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड है, मतलब कि ज्यादा कहां है, कि इसमें कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ऐसा वाला। चले भाई आगे चले, कोई डाउट? जुगाड़ और जुगाड़ से सवाल। एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि सिनर्जिक बॉन्डिंग स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स, है ना। एक स्टेटमेंट लिख देना, नोट लगा के मैं लिख देता हूं, सिनर्जिक बॉन्डिंग स्टेबलाइज ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कह दो। और सिनर्जिक बॉन्डिंग में कौन होते हैं? पाई एसिड लिगेंड्स। कौन से होते हैं बेटा? पाई एसिड लिगेंड्स। और इनको क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, है ना। क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा कौन? जो बदले में मेटल से ले सकता है, और बदले में जो लेगा उसको पाई एसिड लिगेंड्स ही कहेंगे। तो सारे पाई एसिड लिगेंड्स हो गए। या आपको दो तरह से चीजें पूछी जा सकती है, क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग से मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाता है? यस। या आपसे पूछा जाता है कौन से तरह के लिगेंड्स मेटल को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कर सकते हैं, है ना, वो भी पूछा जा सकता है। एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। बेटा अभी करवा रहा हूं, अगली स्लाइड क्वेश्चन की है, अभी आ जा, है ना। ये तो मैंने एडवांस लेवल का सवाल बता दिया कि आपसे पूछा जाए ना तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान दे देना इन बातों पे, छोटी छोटी बातें। यस, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज 1.12 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जब CO बाजार में फ्री घूम रहा है अपने दोनों हाथ जेब में डाल के, उस वक्त 1.128 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ देखी गई। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वो CO ने जेब में से हाथ निकाल लिए हैं, और थोड़ी देर बाद उसको पाया गया आयरन के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हुए। क्यों? क्योंकि आयरन जीरो में है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग तो होगी, आयरन जीरो में है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग तो होगी। तो देखा गया कि जब जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो यहां पर लेंथ पूछ रहा है, वो भी किसकी? CO की। और आपको तो पता है कि MCO इस तरह से दीवार, तो इधर वाली बॉन्ड ऑर्डर घटता है तो इधर की बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? बढ़ती है। कुछ याद आ रहा है जुगाड़ से? इस तरफ का सवाल है बेटा, ये सवाल किस तरफ का है ये देख लेना। तो मुझे बताओ क्या कम हो सकती है ना, 1.128 से कम नहीं होगी। क्या डबल हो जाएगी? इतनी भी नहीं होगी, सेम भी नहीं होगी, थोड़ी सी बढ़ती है, 1.15 हो जाएगा। आंसर हो गया लास्ट डी। कोई कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये डायरेक्ट होने वाला सवाल। क्लियर है भाई? कुछ लोग दो आंसर बोले बेटा डबल है, डबल नहीं होगा। मैंने कहा 2 से 5% इंक्रीज होता है, डबल थोड़ी हो जाएगी लेंथ। इसीलिए वो लिखा है सिर्फ 2 to 5% इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए बी नहीं, बी नहीं, बी वाले लोग वो हैं जो चार ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। तो जो दो आंसर बोल रहे हैं, दो आंसर बोल रहे हैं, वो थोड़ा प्लीज तीसरा चौथा आंसर भी देखें प्लीज, है ना। कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी। ये डबल है, डबल नहीं होगा बेटा, है ना। 2 से 5% इंक्रीमेंट होता है। चले आगे, सवाल समझ आया? देखो बहुत प्यारा, एक और प्यारा सा सवाल। इस पर सवाल ऐसे ही आते हैं।
सेम, ये दो ही पैटर्न है इसके सवाल के, तीसरा पैटर्न मैंने अपने आप बता दिया। देखो, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इन CrCO6 VCO6 माइनस एंड M1CO6 प्लस। पहली चीज वो क्या पूछ रहा है, तो वो CO की बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, MCO। ठीक है, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, घटता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी। ये पता है सबको। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सवाल पूछूं, इस सवाल को छोड़ो, मैं आपसे पूछूं, मैंने लिख दिया इस कॉम्प्लेक्स को, लिख दिया मैंने ए, इसको लिख दिया मैंने बी, और इसको लिख दिया मैंने सी। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ए बी सी लिख दीजिए। अब आप जरा देखो कि सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां होगी, तो माइनस वाले में सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, क्योंकि ये तो प्लस है और ये माइनस है और ये जीरो है। तो आपको तो पता ही है ना बेटा, एम फिर एम प्लस फिर एम जीरो और फिर एम माइनस, सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट तो यही होता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट तो यही होता है। तो इसका मतलब है ये ऑर्डर किसका आया, ये ऑर्डर किसका आया, ये आया सीओ बॉन्ड लेंथ का, जो कि आपका सवाल पूछा गया है। सीओ, ये ऑर्डर किसका है बेटा, सीओ बॉन्ड लेंथ का, ये सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अगर मैं पूछूं कि एम सी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, बता दोगे? अब मैं इसी के सवाल बना रहा हूं, मैं आपसे पूछूं मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर बताओ, बता दोगे क्या? मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। जहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी वहां पर मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। जहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी वहां पर मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसका मतलब है सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगी, तो माइनस वाले में सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम, उसके बाद ये ए और उसके बाद सी। समझ गए? बात समझ में आई? आई समझ में बात? सारा कुछ वहीं से, सारा कुछ जस्ट उल्टा। अगर मैं पूछूं मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैं आपसे पूछूं मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जिसमें सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग है वहीं पर तो फिर से सी ए बी हो जाएगा, फिर से सी ए बी, लेकिन इंक्रीजिंग। ऑर्डर देख लेना बेटा, सी ए बी याद मत कर लेना, सी ए बी बट इंक्रीजिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी इन दोनों का रिश्ता तो उतना ही सुधरेगा, इन दोनों का रिश्ता तो उतना ही सुधरेगा। तो आप इसमें और भी कर सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी देख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। बस एक जुगाड़ और सारे सवाल। जुगाड़ क्या, एम सी ओ लिखिए, बीच में खींचिए दीवार और इन दोनों का रिलेशन तुरंत लिख दीजिए। जो सवाल होगा यहीं से होगा, सारा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ओके गुड, चलो अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, जो कि आज का दूसरा टॉपिक है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हम जो है वो शुरू करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। EAN रूल की बात कर लेते हैं कि ये EAN रूल है क्या। पहली चीज, ये EAN का मतलब क्या है? EAN का मतलब होता है बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या ना मतलब होता है इसका? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। और क्या होता है EAN रूल? EAN रूल और या फिर सिज्विक रूल क्या होता है ये भी हम जानेंगे, है ना। एक साइंटिस्ट था सिज्विक, उसने ये EAN रूल दिया था। उसके बेसिस पे वो ये कहता था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल कॉम्प्लेक्सेस आर थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल, है ना। अकॉर्डिंग टू, एक बार हम लिख देते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कॉम्प्लेक्सेस आर thermodynamically stable, more stable if their EAN is similar to atomic number of
इनर्ट गैसेस, है ना, बेसिकली नेक्स्ट इनर्ट गैस। अभी इसका मतलब अपने आप समझ आ जाएगा जब हम ई एन निकालना सीखेंगे। तो ई एन क्या होता है वो सुनो। ई एन का सिंपल सा रूल होता है, अगर आप फॉर्मूला देखना चाहो तो ई एन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन आए कितने इलेक्ट्रॉन गए। तो ई एन ऑफ मेटल, है ना, ई एन ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेटल की ई एन क्या हो जाएगी, जेड ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सॉरी मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है, देखते जाना, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, m लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर ऑफ m माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ m, ये माइनस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन्ड, इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए उसको, इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड्स। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को फिल करवाते हैं, आ जाइए, इस फॉर्मूले को फिल करवाते हैं आपको कि ये फॉर्मूला है क्या। तो बेसिकली एमडीजे कहता है कि ई एन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब, कितने आए कितने गए। तो यहाँ पे एमडीजे लिख रहा हूं, एमडीजे का मतलब, एमडीजे हैशटैग एमडीजे, इस फॉर्मूले का मतलब है ई एन का मतलब, ई एन का मतलब, ई एन का मतलब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का टोटल हिसाब, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का टोटल हिसाब, कितने गए और कितने आए। अब ये जो गए हैं, ये गए कहां से पता लगेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से। और ये जो आपका एंड लगा के लिख रहा हूं, एंड कितने आए, ये आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स। तो जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें से आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दो, वो तो गए। आयरन है 26 होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में, अगर आयरन प्लस 2 है तो 26 में से 2 चले गए, 24 ही बचे, तो 2 तो गए। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर है उतना तो माइनस कर दो। प्लस आयरन 6 साइनाइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 6 साइनाइड का मतलब है 6 लोन पेयर आए होंगे, मोनोडेंटेड है, 6 साइनाइड का मतलब 6 लोन पेयर आए होंगे। 6 लोन पेयर का मतलब तो 12 इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना। हमको लोन पेयर थोड़ी करना है, हमको तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, हमको तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर बोल रहे बेटा, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, उसमें से पहले 2 कम करेंगे, क्योंकि अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो हमारे पास आएगा 24, फिर 24 में हम 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि 36 आ गया। अरे 36 नंबर किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर का होता है क्या, यस, क्रिप्टन का होता है। तो अब आपको ये रूल भी समझ आ गया कि जब आप किसी का ई एन निकालोगे और अगर वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए तो उसको बोला जाता है कि दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज ई एन रूल, ऐसे बोला जाता है उसको। और इस एन रूल का नाम ही क्या होता है, सिज्विक रूल या ये रूल। मतलब ये कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, इट इज लाइक ऑक्टेट रूल टाइप का रूल है कि कह दिया कि भैया आपके टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे तो हम आपको ज्यादा स्टेबल मानेंगे। ये मतलब समाज में प्रतिष्ठा वाली बात है, लॉजिक है इसका। कई जगहों पे इसका लॉजिक फेल भी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स वो ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें अदर फैक्टर्स लगते हैं, चाहे वो ई एन रूल फॉलो कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। तो हमको तो ई एन का सवाल जब भी पूछा जाएगा तो वो ई एन कितना है किसी का, उसको निकालना, ई एन रूल को निकालना हमें आना चाहिए। जो हमने सीख लिया है कि हमको कुछ नहीं करना, मेटल अगर 0 स्टेट में है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, 0 कर देंगे, और बाकी लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने प्लस कर देंगे। तो आ जाओ फिर, देर किस बात की है, सबसे प्यारा हमारा K4FeCN6 का ई एन निकाल देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, K4FeCN6। क्या लिखेंगे हम इसको, K4FeCN6। बताओ
क्या बोला जाएगा इसको? क्या इसमें आयरन +2 में है? यस, आयरन इसमें +2 में है, बस इतना ही काफी है। इसमें 6 साइनाइड है या नहीं है? 6 साइनाइड है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है? टोटल 6 लोन पेयर, क्योंकि मोनोडेंटेड है। और या यूं कह दूं 12 इलेक्ट्रॉन कह दूं, एक ही बात है। तो अब करना कुछ नहीं है, बताओ जरा, इसका आयरन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2, प्लस 12 कितना हो गया? 36। यस, दिस कॉम्प्लेक्स इज दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज EAN रूल। बस ये सिंपल सा फंडा है, ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो करता है। सर और बताओ, और कोई एग्जांपल बताओ, मजा नहीं आ रहा सर। एक नहीं सर, एक नहीं है। अरे ठीक है बता रहे, ऐसा क्या भैया, करने से होगा। ठीक है। वाह वाह, वाह वाह, बम क्यों नहीं फूट रहा बाबा? बम फूटे अगस्त बाबा। वाह वाह, देखो पेंटोस, इधर देखो, पेंटोस इधर देखो तुम। हमने ले लिया कोबाल्ट, हमने क्या ले लिया? कोबाल्ट। और कोबाल्ट में हमने EN ले लिया यहां पे 3, और इसको ले लिया क्या? 3+। हाँ भैया, हाँ भैया, कबूतर उड़ जाएगा भैया, इधर देखो भैया, कबूतर उड़ जाएगा। हाँ, कोबाल्ट EN3, 3+। ई ले लिए हम का कॉम्प्लेक्स। ए जरा देख के बताओ, ई जो लिगेंडवा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन एक बार में देता है? का ये बाइडेंटेड लिगेंड कहेगा हो? कुल मिला के ये कितना बॉन्ड बनाएगा? अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये 6 बॉन्ड बनाएगा, और 6 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो 12 ही आएगा। जब एक EN 2 बॉन्ड एक साथ बनाता है तो 2 बॉन्ड में 4 ही इलेक्ट्रॉन देता होगा। 2 बॉन्ड एक साथ बनाने का मतलब 2 लोन पेयर एक साथ देता है। 2 लोन पेयर एक साथ देता है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ देता है। एक EN 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ देता है, तो 3 EN 12 इलेक्ट्रॉन एक साथ देंगे। तो जरा देखे का हो, का भैये इसको जरा देखो। आओ, कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है का हो? कोबाल्ट का Z ऑफ कोबाल्ट कितना है? 20, CO कितना है? 27, 27 है। +3 कर दिए का, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +3, क्योंकि इसमें कोबाल्ट कहां है? +3 में है। तो हम करेंगे क्या? 27 - 3 + 12 कितना हो गए? ले, अरे ये भी 36 हो गए। बताओ, क्या ये भी EN रूल फॉलो कर रहा है? कर रहा है। ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही निकालना है। और करना चाहोगे और करो। देखो ज्यादातर तो क्या है कि इनके लिए कर सकते हो आप सारा, करो। आजो फिर, आजो, आज भाई, और किसी का भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है ना? प्लैटिनम का भी निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, पहले ही कह रहा हूं, फंस जाओगे। हाँ भैया, ये सब तो जीरो स्टेट में है। 0 0 0 0 0 0 0 0 साहब, ये अलग है, बाकी सब तो जीरो स्टेट में मेटल है। सब में मेटल की ऑक्सीजन, बस इसका कितना होता है? 28, माइनस करो 0, प्लस करोगे 8। इसका कितना होता है? 26, माइनस करोगे 0 के, प्लस करोगे कितना? 10, क्योंकि 5 लिगेंड 10 इलेक्ट्रॉन, 4 लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जोड़े हुए हैं वो वहां पे। 4 लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन, 5 लिगेंड 10 इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्रोमियम कितना होता है? 24, -0 + 12। मैग्नीज कितना होता है? 25, -0 + 12। वेनेडियम कितना होता है? वेनेडियम 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 कितना होता है? 21, 22, 23। 23, -0 + 12। मैग्नीज कितना होता है? अगेन 25, -0 + 10। आ जाओ, ये डबल डबल वाले अभी सिखा दूंगा मैं, डबल डबल वाले अभी सिखा दूंगा, अभी रहने दो। आओ फिर, ये देखो एन, इसको देख लो, इसमें तो कितना हो गया? हो ही गया, ये 36 हो गया, पार हो गया। 26 10 36 हो गया, पार हो गया। 24 + 12 36 हो गया, पार हो गया। 25 + 12 37, 37 हुआ है। तो 37 हुआ है। क्या ये 36 करना चाहेगा? क्या ये 36 करना चाहेगा? 37 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 36 हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो मैंगनीज प्लस में हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो खुद का क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन।
और जब खुद का ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो कौन से एजेंट होते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, कारण ये मैंगनीज जो है ये क्या करता है, MnCO6 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है बेटा। इसकी वजह से ये MnCO6 और यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह का काम करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है बेटा, क्योंकि इसका EAN निकालोगे इसका EAN निकालोगे तो इसका EAN आपका कितना आ रहा है? इसका EAN आ रहा है आपका, इसका EAN आ रहा है 37 जो कि हमने निकाला। इसका EAN कितना आएगा? एक कम कर दो, इसका EAN आएगा कितना? इसका EAN आएगा 36। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। उसका निकालने को बोलेगा तो 37 निकाल के ही छोड़ना है, और आपसे पूछे कि क्या वो फॉलो कर रहा है, तो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अच्छा, इसी तरह से आ जाओ, क्या ये 35 है? क्या ये 35 हो रहा है? अच्छा, इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर ये इलेक्ट्रॉन खा ले तो 36 हो सकता है। अरे तो इसको खिला के देखते हैं, चलो इसको खिला लेते हैं। तो इसको कैसे खिलाएंगे? VCO6 यहां पे लिख दो, और क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। ये कैसा हो जाएगा? VCO6, और ये हो जाएगा माइनस। अब इसका EAN कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका EAN कितना था? 35 था। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, नहीं करेगा राजा? नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट है मैंगनीज का। तो इसीलिए आप इनके कॉम्प्लेक्स, ये अलग बात है कि आपको यही देकर पूछे कि EAN फॉलो करना है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, यही देख के पूछे EAN फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देख के पूछे तो भी बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कोई सवाल आए कि क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, तो बता दिया। तो EAN रूल कई बार इन दोनों के लिए, ज्यादा नहीं, इन दोनों के लिए आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कभी भी। बहुत ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, ऐसे आप ही बैठ के डिसाइड कर रहे हो, पूछेंगे तो वो इनके लिए पूछेंगे। अब आता है ये डबल डबल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो डबल डबल होते हैं बेटा, इनमें मेटल मेटल का एक बॉन्ड होता है। ये जो डबल डबल होते हैं इनमें मेटल मेटल का क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। तो उस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाते हैं। उस बॉन्ड में भी क्या जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम दोनों मेटल्स की बात करें तो दोनों मेटल्स के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हुए, एक के लिए एक हुए, पर दोनों के लिए तो दोनों हुए ना। अरे भाई, अभी आप कर क्या रहे हो? मेरी बात समझना बेटा, अभी आप कर क्या रहे हो? अगर आप लिख रहे हो कि NiCO4, आप क्या लिख रहे हो? NiCO4, देखते जाना बेटा, CO CO CO, आप ऐसा लिख रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो? आपने NiCO4 में जो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े, वो यही 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े। देखो 8 इलेक्ट्रॉन कौन से जोड़े? जो Na और CO के बीच में बॉन्ड है, Na और CO के बीच में बॉन्ड है, यही तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े आपने। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो कि मैंगनीज है, ये देखो ऐसी स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दी हुई भी है, ये देखो, है ना। मान लो मैंगनीज है, अब समझना मेरी बात को, मैंगनीज है और मैंगनीज मैंगनीज का भी बॉन्ड है, और आपका CO10 यानी कि 5 इधर चले जाएंगे, तो 5 इधर लगा लो बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, CO 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 CO, 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, ये लो, क्या हो जाएगा? ये Mn2CO10 हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये Mn2CO10 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिए हुए हैं, ये रहा, ये मैंने बना ही दिया, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, तो ये मैंने बना रखा है। अब मेरा सवाल ये है, ये तो मैं आपको ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा होमवर्क के लिए, होमवर्क मतलब आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन, हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं जोड़े हैं, तो इसमें भी ऐसे ही तो होगा। फिर जब मुझे इस पूरे का हिसाब लिखना है, अब मेरी बात को सुनना, हम क्या कर रहे थे? सिंगल में ये हिसाब लिख रहे थे, यही लिख रहे थे सिंगल में, तो हम डबल में भी तो यही हिसाब लिखेंगे। लेकिन जो भी हिसाब लिखेंगे वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा तो हम करते हुए ही आ रहे हैं। अब हमारे पास एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन और भी तो जोड़ेंगे हम, ये देखो 1 2, क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी तो एक बॉन्ड आ गया। तो जिस तरह से हम सिंगल के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे,
हम डबल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन डबल में एक चीज नहीं होगी कि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होगा और उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे, उस कैलकुलेशन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे। तो कैलकुलेशन बनेगी क्या, डबल के लिए कर लो फिर उसको हाफ कर लेना। भाई या तो मैं क्या करूं कि इसको हाफ कर दूं और इसका अलग EAN निकालूं और इसका EAN अलग निकालूं, उसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। मैं क्या करूंगा, पूरा डबल का निकाल दूंगा, पूरा निकाल दूंगा, जितने हैं उतना पूरा निकाल दूंगा। 2 मैग्नीज है तो 2 एटॉमिक नंबर जोड़ लूंगा, 25 + 25 ऐसे कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, है ना? तो आपको अगर मैं डबल करके दे दूंगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, डबल कर लो, उससे क्या दिक्कत है, डबल कर लो, 25 + 25 कर दो, 50 कर लो, 25 इसके, एटॉमिक नंबर 25 इसका, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो कुछ माइनस होगा नहीं। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन इधर 10 इलेक्ट्रॉन अदर, 20 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, प्लस 2 बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, वो जो एक्स्ट्रा है वो, तो कितने हुए, 22 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए। अब 50 + 22 72 हो गए। 72 तो इस पूरे का आया, डाइमर का आया, 72 तो इस डाइमर का आया। अब सिंगल का 72 / 2 कर दो तो वो 1 यूनिट का आ जाएगा। ये तो डाइमर है ना बेटा, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हमको तो बहुत आसान हो गया, हमको तो चीज ही समझ आ गई। देखो, अरे सर 25 × 2 करो सर पहले, क्यों, क्योंकि मैंगनीज 2 है, -0 करो सर, ठीक है कर दिया, क्योंकि 0 ऑक्सीजन, प्लस 20 इलेक्ट्रॉन करो सर, प्लस 20 इलेक्ट्रॉन करो, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करो सर, ये 72 आया सर, इसको डिवाइड बाई 2 करो सर, ये 36 हो गया। अगर आपको बात समझ आ गई हो तो अगला बताओ कैसे करोगे। कोबाल्ट कितना होता है, 27, इंटू कितना कर दूं, 2 कर दूं, माइनस कितना कर दूं, 0 कर दूं, प्लस कितना कर दूं, 8 है, तो यहां 10 है तो 20 इलेक्ट्रॉन किए, वो मैंने दिखा भी दिए, हर एक की स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। फिर यहां 16 कर दूं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी कर दूं, 2 मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी कर सकता हूं, कर लो। ये भी कितना होगा, 54, 54, ये 54 हो जाएगा, प्लस 18, तो ये भी 72 ही हो रहा है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये भी 30। जनरली जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ना, जनरली वो EAN रूल फॉलो करते हैं, 1-2 को छोड़ दो, जो नहीं करते हैं वो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जनरली मेटल कार्बोनिल्स EAN रूल फॉलो करते हैं। क्या बोला मैंने, जनरली मेटल कार्बोनिल्स EAN रूल फॉलो करते हैं। जरा बताओ, आयरन वाला कर सकते हो क्या बेटा, आयरन वाला क्या 26 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा बेटा, आयरन का -0 हो जाएगा, प्लस 9 है मतलब 18, और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मेटल के, क्या ये भी 72 पॉइंट डिवाइड करोगे तो ये 36 हो जाएगा। हम डबल के लिए निकाल के आधा कर रहे हैं बेटा, सिंपल सा फंडा है। NiCl4 2-, हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है, कर लेते हैं, इसका भी क्या है, ये तो हो गए मेटल कार्बोनिल्स, ये थोड़ा अलग है, ये तो सारे मेटल कार्बोनिल्स हो गए, इसको अलग कर लेते हैं। 28 -2, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, NiCl4, तो ये हो गया आपका, यहाँ आपका ये अगर आप देखोगे तो ये गए तो इस पे +4 आएगा, +4 और -2 +2 आ जाएगा, ठीक है। तो Ni +2 में है, तो यानी कि यहाँ 2 -2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8, 26 + 8 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। क्या ये EAN रूल फॉलो करता है, इज नॉट फॉलोड। ये लो 34 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खिला के ये करके वो सब मत कर लेना, ठीक है, आप तो ये देख लेना बस कि ये हो रहा है। चीज क्लियर है भाई, और प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसकी किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए कि वो EAN रूल फॉलो करता है या नहीं करता है। हाँ, दिल पे मत ले लेना कि EAN रूल जो फॉलो नहीं करता है उस कॉम्प्लेक्स को हम हमारी नजर से गिरा देंगे कि चल क्या पैदा हो गए, कॉम्प्लेक्स पैदा हो गए, तूने क्या उखाड़ा जब तू EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, आज से तू मेरी नजर में गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो EAN रूल फॉलो नहीं करता आप उसके लिए हमेशा ये सोच लो कि ये उल्लू का पट्टा जो है वो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होगा ही नहीं। नहीं, जो EAN रूल फॉलो करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बिना EAN रूल फॉलो करने वाले कॉम्प्लेक्स भी क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। यहां तक बात क्लियर है।
हमारा EAN रूल तो कंप्लीट हो गया। कुछ डायग्राम आगे दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं जो मैंने बता दिए थे। तो किसी का भी EAN निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। ये डायग्राम हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनिल्स गिवन इन NCERT। टेट्राहेड्रल NiCO4 हम पहले से पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में कि ये sp3 होता है। हम यहाँ पहले से पढ़ चुके हैं कि ये sp3D होता है। ठीक है, sp3D होता है, पता है ना ये। तो FeCO5 Fe+2 जो होता है Fe, इसमें आयरन 0 स्टेट में है तो 3D6 4s2, तो 3D8 है ना, तो 3D8 हो जाएगा, 3D6 तो ये DsP3 होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है ना। 6 में S के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 होंगे, 8 चिपक जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रही आपकी वो MnCO10 वाली स्ट्रक्चर। ये CrCO6 ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑब्वियसली ये ऑक्टाहेड्रल है। ये आपका ये रहा CO, CO2, CO8 ये रहा। आपसे सवाल ये पूछ सकता है इन किसमें ब्रिजिंग कार्बोनिल्स प्रेजेंट है। ये देखो ब्रिजिंग कार्बोनिल कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 ब्रिजिंग है। देखो इसमें कोई ब्रिज नहीं बन रहा। ब्रिज का मतलब होता है कि ऐसा लिगेंड जो दोनों मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा लिगेंड जो दोनों मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो। ये देखो जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब में चेंजेस नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हम टोटल का निकालेंगे तो वो हमारे पास, और हमने कर भी लिया इसका EAN रूल, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि इस स्ट्रक्चर को देखकर जो स्ट्रक्चर्स NCERT में दी हुई है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उसको देखें, निहारें थोड़ी देर के लिए। और अगर आपने निहारा है तो वो एक निहायत ही गंदा सवाल बना सकते हैं कि बताओ इनमें से किस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह वर्क करता है। ब्रिजिंग का मतलब 2 मेटल के बीच में ब्रिज बना रहे हैं। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 CO हैं जो ब्रिजिंग हैं, और जो 6 हैं वो टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 2 जो हैं ये भी C डबल बॉन्ड O ऐसे ही बना रखे हैं। ठीक है, होना तो ट्रिपल बॉन्ड O चाहिए, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर गिर जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं और कल मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो भी रिकॉर्डेड होगा वो भी, और आइसोमेरिज्म हम उसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए है ना, और पढ़ाई में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। शुक्रिया।